हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंडियन पॉलिटी का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज का लेक्चर 2। इससे पहले पहला लेक्चर इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। यह जो लेक्चर है वो घटना चक्र बुक से एज इट इज उठाया गया है। बुक के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। एक्चुअली घटना चक्र जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है सारे एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू करके, जैसे भी यूपीएसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घटना चक्र। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह सीरीज स्टार्ट किया है। इससे पहले हिस्ट्री का हम लोग ऑलरेडी मध्यकालीन भारत खत्म कर चुके हैं। आधुनिक भारत का डेली रात को 9 बजे आप लोगों को वीडियो अवेलेबल होता है। अगर आप नहीं देखते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है यूएसए के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, यूएसए। यूएसए से और भी चीज़ें याद रखिएगा जो लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल, ये सब जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका से एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सबसे सर्वोच्च है वो है संविधान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। संविधान जो है वो राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अधिकार एवं शक्ति प्राप्त होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा संविधान से कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की बात कीजिएगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है। मतलब उन विधानों एवं आदेशों को शून्य भी घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। यूएसए से और भी चीज़ें याद रखिएगा, जैसे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी जो है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भारत और यूएसए में है, क्योंकि भारत तो यूएसए के संविधान से लिया ही है। तो यूएसए और भारत के ही संविधान में है, बस और कहीं नहीं है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है वो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो यह कौन पाया जाता है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा से और याद रखिएगा, कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो केंद्र के पास होगा, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये सब जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय संघवाद अभी हम लोगों ने देखा किस देश की पद्धति पर, कनाडा की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों की संघ की परिकल्पना को कहां से प्राप्त किया गया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, और अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 यही कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली देखिए वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। तो ये भारत और ब्रिटेन में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली है, तो ये भी भारत और ब्रिटेन में है। द्विसदनीय विधायिका है, तो द्विसदनीय विधायिका भारत में भी है और ब्रिटेन में ही है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रणाली है वो सिर्फ और सिर्फ भारत और यूएसए में है, ये ब्रिटेन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये बिल्कुल सच है।
फिर कह रहा है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। देखिए ये गलत है, क्योंकि मूल रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। फिर कह रहा है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी गलत है। और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ के जनता के द्वारा होती है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो देखिए समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। एक चीज़ देखिए याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रस्तावना जो है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तब आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही साथ जो संयुक्त अधिवेशन है जिसका विवरण अनुच्छेद 108 में किया गया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, और अगर दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति होती है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून जो है वो मान्य होगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समवर्ती सूची का वर्णन कहाँ है, इसको 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, और इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। तो देखिए ये जो बात है ये सबको याद होता है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। लेकिन ये लाइन भी याद रखिएगा कि इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख जो है वो 7वीं अनुसूची में ही किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो अभी हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना जो है वो किस देश के संविधान पर आधारित है। तो नीति निदेशक जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड से एक चीज़ और याद रखिएगा, आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व का बात जैसे ही आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो अभी हम लोगों ने देखा आयरलैंड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। एक चीज़ और याद रखिएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व से कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि सिंपल से बात में अगर कहा जाए तो इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड भारत के संविधान के लक्षण दिए हुए हैं और दूसरे साइड किस देश से गृहीत किया गया है वो दिया हुआ है। देखिए मूल अधिकार की बात करते हैं तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलेगा, और मूल अधिकार की अगर बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं शासन की संसदीय प्रणाली से, तो शासन की संसदीय प्रणाली जो है वो यूके के साथ मैच करेगा। आपात उपबंध की अगर बात करते हैं, आपात उपबंध कहने का मतलब है कि आपातकाल के दौरान जो प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो वो जर्मनी से लिया गया है। और राजनीति के निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि एक साइड संवैधानिक प्रावधान है और दूसरे साइड स्रोत दिया हुआ है। मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार किससे मैच करेगा, अमेरिकी अधिकार पत्र से मैच करेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार की अगर बात कीजिएगा तो ये ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध की अगर बात कीजिएगा तो यह कनाडा के संविधान से मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा, इसे भी मैच करना है, विधि का शासन की अगर बात कीजिएगा तो ये इंग्लैंड के साथ मैच करेगा।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो यह जापान के साथ मैच करेगा। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कनाडा के साथ मैच करेगा। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि मैच करने के लिए कह रहा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार की बात कीजिएगा तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची की अगर बात कीजिएगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से यानी कि रसिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा इसका विवरण जो है वो भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत है। और मौलिक अधिकार को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण दिया हुआ है, कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। ये बिल्कुल सही बात है कि भारत का संविधान जो है वो सबसे अधिक लंबा है। और मौलिक अधिकार का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के कारण ही भारत का संविधान लंबा नहीं हुआ है। भारत का संविधान लंबा है लेकिन मौलिक अधिकार के कारण भारत का संविधान लंबा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाग 3। और भाग 3 को कहाँ क्या बोला जाता है, भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो है वो अमेरिका के संविधान से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो प्रथम लिखित संविधान तो है लेकिन यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं हम अगर अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा कह रहा कि भारतीय संविधान में, तो देखिए भारतीय संविधान में अगर हम लोग देखते हैं मूल संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर अभी आप लोग देखिएगा तो वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो लगभग 450 से भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन यह मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड में जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे कि आपने देखा कि उसके क, ख, ग ऐसे अनुच्छेद के साथ करके जोड़ा गया है, तो यह उपखंडों में जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 400 से अधिक अनुच्छेद। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। देखिए आरंभ की अगर बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट हमारा मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए नए राज्यों का गठन किससे मैच करेगा। नए राज्यों का जो गठन है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के साथ मैच करेगा। देखिए यहाँ अनुच्छेद 3 और भाग 3 दोनों लिखा हुआ है, ये मैच करेगा अनुच्छेद 3 से, क्योंकि अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 से मिलेगा। नागरिकता की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार किसके साथ मैच करेगा। मौलिक अधिकार मैच करेगा भारतीय संविधान का भाग 3 के साथ, जिसमें कि वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की अगर बात करिएगा तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है।
तो यह आता है अनुच्छेद 117 में। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 117 को वित्त विधेयक के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। नेक्स्ट है हमारा, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 117 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि राज्यसभा जो है वो विशेष बहुमत के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद जो है वो सुमेलित नहीं है? यह पूछ रहा है आपसे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 318। ये गलत है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो विवरण है वो अनुच्छेद 124 में है। देखिए, अनुच्छेद 318 की बात कीजिएगा तो इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324, ये सही है। भारत का निर्वाचन आयोग का जो विवरण है वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका विवरण है। और कौन से भाग में? भाग 15 में इसका विवरण किया गया है। वहीं बात है संघीय लोक से, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके आगे कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 332। ये गलत है, क्योंकि संघीय लोक सेवा आयोग का जो विवरण है वो अनुच्छेद 315 में किया गया है। और 332 की अगर आप बात करते हैं तो 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं कह रहा है महाधिवक्ता 351। ये भी गलत है, क्योंकि महाधिवक्ता का जो विवरण है वो 165 में किया गया है। वहीं 351 अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। कहाँ, कौन से भाग में? भाग 15 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यह आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद 39 का ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सुमेलित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का विवरण किया गया। ये सब जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, ये गलत है, क्योंकि देखिए न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो पृथकीकरण है वो अनुच्छेद 50 में विवरण है। और वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो इसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड अनुच्छेद दिए हुए हैं और दूसरे साइड भाग दिया हुआ है। अनुच्छेद 124 जो है वो किसके साथ मैच करेगा? ये मैच करेगा संघीय न्यायपालिका, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 5 की बात कीजिएगा तो ये नागरिकता के साथ मैच करेगा। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, ये एक्चुअली यहाँ आपातकालीन प्रावधान की ये बात कर रहा है। अनुच्छेद 245 ये विधायी शक्तियों का वितरण होगा। तो ये सब जो है वो सामने सामने लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 14 है वो किसके साथ मैच करेगा? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता यानी सामान्यता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक? 51 तक। और अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद। और अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है विधानतः नए राज्य को शामिल करना, इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 2 में किया गया है। समता के अधिकार की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 में। और राष्ट्रपति को विधेयक की अनुमति देने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 111 में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि मैच करने के लिए कह रहा है अनुच्छेद 54 जो है वो किससे मैच करेगा? अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के साथ मैच करेगा। देखिए अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52 की बात कीजिएगा तो 52 में राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है, 53 में राष्ट्रपति का शक्ति कार्य दिया हुआ है और अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 75 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 75 में देगा होगा कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। देखिए अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी और अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री उस मंत्री परिषद का मुख्य होगा।
अनुच्छेद 155 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 155 मैच करेगा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि अनुच्छेद 152 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 152 में है राज्यपाल की परिभाषा, अनुच्छेद 153 में है कि राज्यों के लिए राज्यपाल, अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल की शक्ति और अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। वहीं अनुच्छेद 164 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 164 मैच करेगा राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 163 में है राज्यों में मंत्रिपरिषद, 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता। देखिए ऐसे ग्रुप बना बना के याद कीजिएगा तो अनुच्छेद याद हो जाएगा, ऐसे थोड़ा याद रखना ये डिफिकल्ट है, तो एक ही बार याद रखिए। जैसे 52, 53, 54 ये सब राष्ट्रपति से संबंधित है, तो उसको एक ग्रुप बना लीजिए, उसको एक अलग याद कीजिए, ऐसे याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए कह रहा है अनुच्छेद 323(1) जो है वो किसके साथ मैच करेगा, वो प्रशासनिक अधिकरण के साथ मैच करेगा। अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन के साथ मैच करेगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण और अनुच्छेद 320 जो है वो लोक सेवा आयोगों के कार्यों के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये किससे मैच करेगा, अनुच्छेद 368 के साथ मैच करेगा। वित्त आयोग की अगर बात कीजिएगा तो यह अनुच्छेद 280 के साथ मैच करेगा और वित्तीय आपातकाल की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 360। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। अखिल भारतीय सेवाओं की बात कीजिएगा तो यह अनुच्छेद 312 के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, तो ये कौन से अनुच्छेद में, इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। वित्त आयोग की बात कीजिएगा तो ये अनुच्छेद 280 में है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। वहीं अगर बात करते हैं प्रशासनिक अधिकरण की तो प्रशासनिक अधिकरण का विवरण अनुच्छेद 323 के ए में किया गया है और संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यह पूछ रहा है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, बिल्कुल अच्छा, किसका सुमेल नहीं है यह पूछ रहा है, तो अनुच्छेद किसका सुमेल सही है यह पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समानता तो है नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। फिर कह रहा है अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का विवरण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अनुच्छेद 215 की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा के साथ। अनुच्छेद 222 मैच करेगा कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 मैच करेगा कुछ रीट निकालने हेतु उच्च न्यायालय की शक्ति। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रीट जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकता है, तो यहाँ उच्चतम न्यायालय तो जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि उच्च न्यायालय जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उच्च न्यायालय जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति उसमें समाहित है। अनुच्छेद 227 की अगर बात कीजिएगा तो इसमें सभी न्यायालयों में अधीक्षण की शक्ति के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा मैच करने के लिए कह रहा है अनुच्छेद 76 जो है वो मैच करेगा भारत के महान्यायवादी के साथ। अनुच्छेद 148 मैच करेगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के साथ। अनुच्छेद 75 का एक मैच करेगा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के साथ और अनुच्छेद 131 मैच करेगा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के साथ। देखिए 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का गठन पूछेगा तब आपका आंसर 124 होगा। नेक्स्ट है हमारा मैच करने के लिए कह रहा है विधि के सम्मुख सामान्यता, यह मैच करेगा अनुच्छेद 14 के साथ। कार्य करने का अधिकार, ये किस में है, अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ,
यह है अनुच्छेद 42 में, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा यह है अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान संबंधित राज्यों का अनुच्छेद जो है वो, देखिए 371 के का नागालैंड, ये बिल्कुल सुमेलित है, क्योंकि संविधान के भाग 21 में कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के लिए अनुच्छेद प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 371 जो है उसमें महाराष्ट्र और गुजरात का विवरण किया गया है। अनुच्छेद 371 के क में नागालैंड का विवरण है। अनुच्छेद 371 के ख में असम है। अनुच्छेद 371 के ग में मेघालय है। और अनुच्छेद 371 के ग में मेघालय नहीं होगा, क्योंकि इसमें मणिपुर है। तो यही आपका गलत है, सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फिर अनुच्छेद 371 के घ में आंध्र प्रदेश जो है वो सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। यहीं अगर आपसे पूछता कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची जो थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के थ्रू जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के थ्रू जोड़ा गया। फिर उसके बाद 11वां संविधान संशोधन जो है वो 11वां अनुसूची जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है, यह कह रहा है आपसे। तो देखिए भारत के संविधान में 20 भाग नहीं है, क्योंकि मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां का विवरण किया गया है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद नहीं है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान के संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने देखा 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक है जो राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक है, तो ये कौन सी अनुसूची कहती है? ये पहली अनुसूची कहती है, क्योंकि पहले अनुसूची में ही राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। देखिए दूसरी अनुसूची की अगर बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में है संवैधानिक प्राधिकारियों जो हैं उनके वेतन के बारे में उपबंध दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का जिक्र किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट है हमारा कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो ये किसको किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहली अनुसूची में ही कहा गया है कि भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं राजनीतिक दल बदल की अगर बात करते हैं तो ये 10वीं अनुसूची में है। पंचायत व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है और भाषाओं का जिक्र जो है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची में आपसे पूछ रहा है। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, हाँ ये बिल्कुल है। देखिए तृतीय अनुसूची में टोटल 8 प्रारूप दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, हाँ तो ये भी है। भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप ये नहीं है, क्योंकि भारत के लिए राष्ट्रपति पद का जो शपथ का प्रारूप है उसका विवरण अनुच्छेद 60 में किया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। तो ये याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 60 में इसका विवरण है। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये किया गया है तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में टोटल 8 प्रारूप दिए गए हैं जिस शपथ से रिलेटेड, उसमें भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप का जिक्र नहीं है। यह जो है वो अनुच्छेद 60 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, यहाँ पूछ रहा था कौन कौन सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए कह रहा है।
देखिए चतुर्थ अनुसूची की अगर बात करते हैं तो यह किसके साथ मैच करेगा, यह राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के साथ, तो ये इसके साथ मैच करेगा। छठी अनुसूची की अगर बात करते हैं षष्ठम की, तो यह किसके साथ मैच करेगा, यह जनजातीय क्षेत्रों के साथ, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जिक्र किया गया है। वहीं अष्टम यानी कि आठवीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो यह भाषा के साथ मैच करेगा। मूल रूप से 14 थे लेकिन अभी 22 भाषाओं का जिक्र है। और नवम यानी नौवीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो यह भूमि सुधार के साथ मैच करेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नौवीं अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए कह रहा है। सातवीं अनुसूची किसके साथ, विधायी शक्तियों का वितरण, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, तो यह इसके साथ मैच करेगा। आठवीं अनुसूची मैच करेगा भाषाओं के साथ, मूल रूप से 14 लेकिन अभी 22। नौवीं अनुसूची मैच करेगा कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, मतलब भूमि सुधार कानून से। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल यानी दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रधानमंत्री के काल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। देखिए जवाहरलाल नेहरू के अगर कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है वो कब से कब था, 1947 से लेकर 1964 तक था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1966 से लेकर 77 तक पहली बार रही थी। फिर उसके बाद 1980 से लेकर 84 तक रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री का शासनकाल बात कीजिएगा तो 1964 से लेकर 1966 तक था। और मोरारजी देसाई की बात कीजिएगा तो ये 1977 से लेकर 1979 तक था। यहाँ पूछ रहा है पहले 9वीं अनुसूची कब स्थापित किया गया था, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत है। तो 1951 में कौन प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो इसको कहाँ सम्मिलित किया गया है, 9वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, ये बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए संघीय सूची की अगर बात कीजिएगा तो इसमें मूलतः 97 विषय था। राज्य सूची की अगर बात कीजिएगा तो इसमें मूलतः 66 विषय, और संवर्ती सूची की बात कीजिएगा तो इसमें मूलतः 47 विषय था। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना का जो विषय है वो संवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची से आप लोगों को याद होगा कि इसमें शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर विरोध होता है तो संसद द्वारा निर्मित कानून जो है वो लागू होगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो संवर्ती सूची का है। यहाँ संवर्ती सूची का अगर देखा जाए, अच्छा यहाँ पूछ रहा कौन सा विषय जो है वो संवर्ती सूची का है। पुलिस की अगर बात कीजिएगा तो यह राज्य सूची का है। रेडियो एवं टेलीविजन की अगर बात कीजिएगा तो यह संघ सूची का विषय है। आपराधिक मामले की अगर बात कीजिएगा तो यह संवर्ती सूची का विषय है। देखिए संवर्ती सूची से आप याद रख सकते हैं समाचार पत्र, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियोजन नियंत्रण, शिक्षा, वन, राष्ट्रीय जलमार्ग, आपराधिक मामले, ये सब जो है वो संवर्ती सूची के विषय हैं। वहीं विदेशी मामले की अगर बात करते हैं तो विदेशी मामले जो है वो संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है वो भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है। भारत के संविधान की संवर्ती सूची में कौन है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, अभी हम लोगों ने देखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की अगर बात करते हैं तो यह राज्य सूची में। प्रति व्यक्ति कर की बात कीजिएगा तो राज्य सूची में। निखात निधि की बात कीजिएगा तो ये राज्य सूची में। ये तीनों जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची बिल्कुल सुमेलित है। जनगणना संघ सूची बिल्कुल सुमेलित है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये गलत है क्योंकि यह राज्यसभा में सीटों की बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची में इसका विवरण किया गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध किया गया है। वहीं कह रहा है दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो संवर्ती सूची में है।
तो यहाँ समवर्ती सूची में कौन है? शिक्षा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। एक चीज़ याद रखिएगा, शिक्षा जो था वो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके महत्व को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 के धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए जो शिक्षा है, वन्य जीव है, नापतौल है, ये सब को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो ये हुआ कब था? 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। और इसमें और क्या क्या हुआ था? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और संसद विधानमंडल कोरम को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, ये भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। वन समवर्ती सूची बिल्कुल सुमेलित है। शेयर बाजार समवर्ती सूची ये गलत है, क्योंकि शेयर बाजार जो है वो संघीय सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, सुमेलित करने के लिए कह रहा है केंद्र सूची किसके साथ मैच करेगा? जनगणना जो है वो केंद्र सूची के साथ मैच करेगा। राज्य सूची का विषय इसमें कौन है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो कौन है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और अवशिष्ट विषय, देखिए अवशिष्ट विषय से एक चीज़ याद रखिएगा, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को प्रदान किया गया है। तो अवशिष्ट विषय कौन है? अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है वो शिक्षा पर प्रभाव डालता है? देखिए शिक्षा पर प्रभाव राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बिल्कुल डालता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को शिक्षा संबंधित प्रावधान किया गया है। उसमें ग्रामीण और शहरी निकाय ये भी किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी निकाय में किसमें? अनुच्छेद 243 में किया गया है। पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची, इन तीनों में भी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भी शिक्षा के संबंधित प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4, 5 सब में कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक जो है वो प्रावधान है? तो यह कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। और इसको जोड़ा कब गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और फिर इसमें 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया जाता है। और इस संशोधन का जो मेन उद्देश्य है वो दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में कह रहा है कि किसका उल्लेख नहीं है, संघ सूची में कौन जो है वह नहीं आता है। तो देखिए बैंकिंग आता है संघ सूची में, जनगणना भी आता है, बीमा भी आता है, गैस नहीं आता है। गैस क्योंकि गैस जो है वो राज्य सूची में है। क्योंकि संघ सूची की अगर आप लोग बात करते हैं तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, यह पूछ रहा है। रक्षा है, रेलवे है, वैश्विक मामले हैं, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में कौन है? रेलवे, पुलिस जो है वो राज्य सूची में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे पुलिस। देखिए राज्य सूची की अगर बात कीजिएगा तो इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि कुछ विशेष परिस्थिति में संसद भी इस पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट हमारा, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, यह पूछ रहा है। तो पंचायती राज जो है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के परिशिष्ट 5 के तहत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। पंचायती राज्य से याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 संवर्ती सूची में वर्गीकृत है। तो यहाँ कह रहा है कि सूची 3 संवर्ती सूची में कौन है। संवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया ही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कारागार की बात कीजिएगा तो यह राज्य सूची में, पुलिस भी जो है वो राज्य सूची में, और लोक स्वास्थ्य भी जो है वो राज्य सूची में वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो यह किसके अंतर्गत किया गया है, यह संवर्ती सूची में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची। नेक्स्ट हमारा सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भी जो है वो 7वीं अनुसूची में ही उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट हमारा भूमि सुधार ब्लैंक के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत है। भूमि सुधार हो गया लोक सेवा, कृषि, कारागार, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, स्थानीय शासन, ये सब जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट हमारा कि कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। इनका एक्चुअली नाम था IR कोहले। इनके और बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी विषय जो है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। फिर लेकिन 9वीं अनुसूची की बात कीजिएगा तो इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में शामिल विषय जो है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यह कौन से अनुसूची में किया जा सकता है, ये 5वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। देखिए बात है ये 1997 की, जब एक उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ जो थी वो समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एक हुआ था। उसके बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। देखिए 5वीं अनुसूची की भी अगर बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये कौन सी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। देखिए 6ठी अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें 4 राज्यों को दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। और 5वीं अनुसूची की अगर बात कीजिएगा तो इन चारों राज्यों के अलावा भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो यह किया गया है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो 6 लागू किस किस में होता है, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो यानी मणिपुर में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो किसमें, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है, यह पंचायती राज से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से। पंचायती राज से याद रखिएगा, पंचायती राज का शुभारंभ जो है वो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो कम से कम 21 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो देखिए 11वीं अनुसूची में 29 कार्य क्षेत्र का विवरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 कार्य क्षेत्र। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि 12वीं अनुसूची में कितने हैं, तो 12वीं अनुसूची में टोटल 18 कार्य क्षेत्र का विवरण किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है, नहीं है। ये सारे जो कुछ भी आप इस वीडियो के बारे में सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।